हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी की थ्योरी क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट करवा दिए थे, बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस दिया गया है बायोलॉजी का, सबसे पहले दिया है सजीव जगत। तो पहले हमने सजीव जगत में कोशिका स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि एक जीव जो है वो क्यों जीवित है, क्योंकि उसमें कोशिका उपस्थित होती है, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो पहले हमने पूरा आपको थ्योरी कवर करवाया, मतलब सबसे पहले कोशिका के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताई। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सेशन देख लें, क्योंकि जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप ये प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे और अच्छे से इनका जो है एनालिसिस आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें, जब हम थ्योरी क्लियर कर लेते हैं तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम कर ही पाते हैं, साथ ही साथ इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा और ये बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले हमने थ्योरी के आधार पर ही ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए। तो सबसे पहले कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोशिका क्या होती है, किस भाषा के शब्द से बनी हुई है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, इसके बाद हमने विभिन्न कोशिकाओं पर जो क्वेश्चन बनते हैं, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, गाल्जी उपकरण क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमने तीसरा जो प्रैक्टिस सेट लिया उसमें आपकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, इन पर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करवाए। तो इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से आपको प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं और यहाँ केवल हम 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप जब एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं, बल्कि जितने भी यहाँ हम आपको फैक्ट बताते हैं हर एक फैक्ट से निकल करके आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा और इसमें हम जो जंतु कोशिका, पादप कोशिका और अदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारे 50 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे और जिसने भी ये 50 क्वेश्चन और इनका एनालिसिस देखा है वो यहाँ बता सकता है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अब हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। ये फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो आपने पढ़ा होगा जंतु कोशिका पादप कोशिका, यदि थ्योरी देखी है तो वहाँ हमने बहुत डीप में आपको बताया है कि जंतु कोशिका क्या कहलाती है, पादप कोशिका क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, किसमें कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है, किसमें कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है, इनका आकार कैसा होता है, कौन सी बड़ी कोशिका होती है, कौन सी छोटी कोशिका होती है, हर एक चीज़ आपको बताई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, आप ये 10 क्वेश्चन हैं इनके आंसर लगाते जाएं और अंत में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए जो जंतु कोशिका है पादप कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण भिन्न है। क्यों है, क्योंकि आपकी जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में आपकी जो कोशिका भित्ति है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये उपस्थित होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जबकि आपकी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है, मतलब एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इस कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में तो उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं है, यही इन दोनों का प्रमुख अंतर माना जाता है और यही इनमें भिन्नता दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सेल्यूलोज से और काइटिन से। अब कुछ जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पूछ लेते हैं किसकी बनी होती, तो जो पादप है उनकी तो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की ही बनी है, लेकिन कुछ जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पूछता है तो आपको बताना है काइटिन से बनी है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होते हैं। जब अंतर आप समझ जाएंगे तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो पादप कोशिका होती है, पहला अंतर तो यही है कि यह जंतु कोशिका से आकार में बड़ी और चौकोर होती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी और गोल होती है। तो आपने इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखा होगा, पादप कोशिका का ऐसा करके बनता है। ठीक है, हमने खूब बनाया है। तो ये चौकोर आकार की होती है और बड़ी होती है, पादप सेल होती है, और जबकि ये अंडाकार जो होती है ये आपकी जंतु कोशिका होती है। दूसरा अंतर हो जाएगा, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित है और इसमें भी उपस्थित है। तो एक मुख्य अंतर ये है कि जो कोशिका झिल्ली है आपको हम बता चुके हैं,
कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। यह जो है अंदर आने और जाने वाले पदार्थों को रास्ता प्रदान करती है, मतलब कुछ ही पदार्थों को बाहर और अंदर आने और जाने देती है, ठीक है। तो इन दोनों में ही ये उपस्थित है। तो पूछ सकते हैं कि बताइए कोशिका झिल्ली किन कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ऑप्शन देगा पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। तीसरा ऑप्शन देगा आपका पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में, तो ये दोनों में उपस्थित होगी, ठीक। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति आपकी पादप कोशिकाओं में तो उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, याद रखिए यही मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है लाइसोसोम जो होते हैं आपके पादप सेल में अनुपस्थित होते हैं, जबकि लाइसोसोम आपके जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। और ये लाइसोसोम हम बार बार नहीं बताएंगे, कई बार आपको पहले बता चुके हैं थ्योरी क्लास में भी और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी, ठीक, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड जिसे लवक कहते हैं। ये आपके प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन जंतु सेल्स में नहीं होते हैं। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक जीवाणु, मतलब कुछ ऐसे जो अपवाद होते जो पादपों की श्रेणी में आते हैं, कवक जीवाणु आदि, अन्य सभी में पर्णहरिम पाया जाता है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है कुछ को छोड़कर सभी में पाया जाता है। मतलब कवक जीवाणु को यदि हम छोड़ दें कुछ ही, ठीक है, सभी नहीं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नील हरे सेल एल्गी होते हैं उनमें तो ये पाए जाते हैं। लेकिन यदि इनको हम छोड़ दें तो जितने भी प्लांट हैं उन सभी में आपका हरित लवक पाया जाता है, जो कि इसका भोजन बनाने का निर्माण पत्तियों के माध्यम से करता है। लेकिन जंतु सेल में ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अंतर है पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि इनमें जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसे हम तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं, तारक काय हिंदी में, ठीक है। तो प्लांट सेल में नहीं है जबकि इसमें है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका जो है वो बड़ी होती, वैक्यूल्स जिसे कहते हैं, और इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट है भोजन जो है आपके पादप कोशिकाओं में किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब इसके उदाहरण यदि आपको बता दें, लाइकेन, कवक, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो हमने पादप जगत पूरा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब आपका इसका उदाहरण हो जाएगा जंतुओं का प्रोटोजोआ, कशेरुकी, अकशेरुकी संघ। मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी है वो तो कशेरुकी है और जिनमें नहीं है वो अकशेरुकी है। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते, मतलब जो गमन के लिए अंग होते हैं इनमें नहीं होते हैं जबकि जंतुओं में होते हैं। इसी कारण जो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं जा पाते, ठीक है। तो ये अंतर आपको याद रखने हैं। अब ऐसे कोशिकांग जो दोनों सेल्स में उपस्थित हैं, जो जंतु सेल में भी हैं और आपके पादप सेल में भी है, तो ये हो जाएंगे आपके कोशिका झिल्ली दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक, ये आपके पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपके जैसे हमने 11 यहाँ पर फैक्ट पढ़े तो 11 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने लिया था तो लगभग 12 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ आंसर पहले ही शो हो गया। आप देखिए यहाँ जंतु और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित कोशिकांगों का कौन सा एक विकल्प सही है। तो यहाँ बताना है कि ऐसे कौन सा एक विकल्प दिया है, जो कोशिकांगों के नाम यहाँ दिए हैं तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके जंतु में भी है और पादप में भी है, मतलब दोनों में उपस्थित रहते हैं। तो केंद्रक तो आपका दोनों में उपस्थित है, मतलब जंतु में भी पाया जाता है और आपके पादप में भी। लेकिन जो कोशिका भित्ति है ये जंतु में तो नहीं होती है बल्कि पादप में होती है, तो यहाँ से गलत हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट फिर आ गया कोशिका भित्ति, तो ये तो ना आपके जंतु में नहीं होगा, पादप में होगा, जबकि राइबोसोम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, लेकिन कोशिका भित्ति दोनों में नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने पढ़ा ये आपके दोनों सेल में पाए जाते हैं, पादप में भी और जंतु में भी, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखना है, यहाँ कोशिका भित्ति फिर से आ गया, तो ये 3 गलत हो गए। और यही हमें बताना था कि कौन सा एक विकल्प सही है जो दोनों में उपस्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बताने का तरीका था आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो आप। जंतु और पादप दोनों में उपस्थित जो कोशिकांग हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये अभी आपको बताया था, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये पहले भी हमने क्वेश्चन लिया था, जो
सेल थ्योरी है वो किस ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने दी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत होता क्या है, इसमें क्या कहा गया था। तो देखिए सेल थ्योरी जो है कोशिका सिद्धांत सन 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे जो स्लाइडेन, 1839 में जर्मन के ही थे जंतु वैज्ञानिक, इनका नाम था स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इनका सन भी पूछ सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है स्लाइडेन एवं स्वान ने कब प्रतिपादित की, तो 1838-39 करके आता है, ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही गई थी, देखिए सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक जो जीव है उसका शरीर ये एक या अनेक कोशिकाओं से बना है। यदि एक कोशिका से बना है तो वो एक कोशिकीय है, अनेक कोशिकाओं से बना है तो वो बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो इसमें एक बात तो ये कही गई। दूसरी बात कही गई प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती, ये भी सही है। नेक्स्ट बात कही गई इसमें कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। तो इसमें कहा गया कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, तब जा कर के एक जीव बनता है। नेक्स्ट बात कही इसमें कि कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता होता है, ठीक है। केंद्रक के बारे में बात कही गई। तो इतने तो ये फैक्ट थे कोशिका सिद्धांत के बारे में जो बताए गए थे। अब इसका अपवाद क्या रहा, तो इसका एक अपवाद था विषाणु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विषाणु कैसे अपवाद है? यदि यह किसी जीवित पदार्थ के अंदर होता है तो ये सजीव जैसी प्रक्रियाएं करने लगता है, और यदि यह एक निर्जीव पदार्थ के रूप में बाहर पड़ा है तो निर्जीव ही पड़ा रहता है, जो कि इसका सबसे बड़ा अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं है, सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में ये निर्जीव होते हैं। यदि किसी परजीवी के अंदर हैं जो जीवित है तो उसके अंदर एक ऐसा कार्य करेंगे, जीवित जैसा कार्य करेंगे, और यदि विलगित यानी अलगाव की अवस्था में कहीं बाहर पड़े हुए हैं तो निर्जीव होते हैं। तो विषाणु ही ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण डैश द्वारा होता है। तो जो प्लांट सेल हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा कह देंगे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बना होता है, या फिर कहेंगे कि पादप कोशिकाओं को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, जो प्लांट सेल होते हैं उसको जो सुरक्षा देता है, सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो आपकी सेल वॉल कहलाती है, और जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सेल्यूलोज के द्वारा होता है। अब यहाँ ये नहीं पूछा कि कोशिका भित्ति कहते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा, सेल्यूलोज की, ठीक। अब देखिए पौधों में जो कोशिका भित्ति है उसके कुछ कार्य देख लेते हैं। सेल वॉल सबसे पहले तो यह क्या करती है, कोशिका को एक संरचना देती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका के विकास की दिशा को विनियमित और नियंत्रित करती है, शक्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करना कोशिका के आकार को ये बनाए रखती है, स्वतंत्र रूप से गति करने वाले छोटे अणुओं के प्रवेश में भी ये सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एक पूछे गए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना है और इनका एनालिसिस आपको समझना है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो जो रेशम की रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन के जैसी होती है। अब देखिए क्या होता है रेशम। रेशम क्या है, एक प्राकृतिक फाइबर है जो फाइब्रोन से बना है, जिसे एक कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए निकाला जाता है। अब जो फाइब्रोन है मुख्य रूप से एमिनो अम्ल से बना है। तो आपने प्रोटीन पढ़ा होगा, प्रोटीन की जो इकाई होती है वो एमिनो अम्ल होती है, और 20 एमिनो अम्ल इसमें होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अब शहतूत रेशम की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम माना जाता है। रेशम उत्पादन का 90% हिस्सा जो है वो शहतूत रेशम ही होता है। अब प्राकृतिक रेशम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, एक तो शहतूत रेशम, एरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मानव के लिंग निर्धारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं
कि जो मानव का लिंग है, लिंग निर्धारण के बारे में कौन सा एक विकल्प हमें गलत बताना है। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि यह XY प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन पढ़ना आप, जो लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वो 23वां जोड़ा होता है, क्योंकि जो प्रारंभ के 22 जोड़े होते हैं वो नर और मादा दोनों में सेम होते हैं। तो इसमें जो पुरुष का, यहाँ जो 23वां जोड़ा होता है महिला का तो XX होता है, जबकि पुरुष का XY होता है। तो यहाँ यही कहा है कि यह XY प्रकार का होता है। ये विकल्प सही है, हमें गलत बताना है। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन, नर केवल X गुणसूत्रों वाले युग्मकों का निर्माण करता है। तो ए गलत हो सकता है। मादा केवल X, ए बिल्कुल सही है, क्योंकि मादा के 23 ही जोड़े में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक गलत नहीं है, ए भी सही दिया है और ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो बी दिया है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नर केवल X गुणसूत्र वाले युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये गलत है, क्योंकि नर का जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का होता है उसमें एक तो X होता है और एक Y होता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर जो मादा है, ठीक है, और यहाँ आपका नर है, तो इसके जो 23 ही जोड़े हैं, तो जो 22 जोड़े होते हैं प्रारंभ के, वो तो आपके आलिंग गुणसूत्र, मतलब इनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उससे लिंग का निर्धारण होता है। तो मादा में तो हमेशा XX रहते हैं 23वें जोड़े में भी, और पुरुष में जो है या नर में जो है XY क्रोमोसोम होते हैं। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो यदि मादा का X क्रोमोसोम यहाँ से जाता है और पिता का भी यहाँ से X क्रोमोसोम, तो जो बच्चे का जन्म होता है वो यहाँ मादा होता है। ठीक है, कौन सा, मतलब यहाँ लड़की का जन्म होगा। और यदि यहाँ से X, इसके तो हमेशा X ही जो क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन यदि पुरुष का यहाँ से बाई फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है तो फिर यहाँ पर लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि कौन सा एक विकल्प गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ की पॉइंट है। मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। अब मानव में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, इनमें से जो 22 जोड़े हैं उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो नर और मादा दोनों में सेम होते हैं, मतलब XX होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नर और मादा का जो लिंग गुणसूत्र है, यानी 23वां जो जोड़ा है वो भिन्न होता है। मादा में तो XX होगा, लेकिन जो नर होगा उसमें XY रहेगा। अब मादा में 45 XX होता है और यह केवल X गुणसूत्र वाले युग्मकों का निर्माण करती है। फिर है आपका नर में X, जो 45वां गुणसूत्र होगा वो XY होगा, और यह X और Y गुणसूत्र वाले युग्मकों का निर्माण करेगा। एक बच्चे का लिंग उसके युग्मक पर निर्भर करता है, जो उसे माता और पिता से वंशागति में प्राप्त होते हैं। यदि बच्चे को पिता से X गुणसूत्र और माता से भी X, तो XX हो जाएगा, और यहाँ पर वह क्या होगी, मादा होगी, यानी लड़की होगी। और यदि बच्चे को पिता से Y और माता से X वंशागति में गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो फिर वह नर होती है, यानी लड़के का जन्म यहाँ होता है। तो जब हम वंशागति आगे चल कर के पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके रक्त समूह को लेकर के। ठीक है, कि यदि पिता का रक्त समूह A है, माता का AB है, तो बच्चे में A और AB होने की संभावना कितनी होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम बना होता है, किस चीज़ से राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम पहले तो आपको बता चुके हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, अर्थात यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो राइबोसोम है आपके अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो उसमें भी जो खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये बना किससे होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RNA एवं प्रोटीन का यह बना होता है। अब राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किस कोशिकांग को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है। RNA का अणु जो राइबोसोम ऑर्गेनेल का एक घटक है उसे राइबोसोमल RNA कहा जाता है। अब जो राइबोसोम है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे RNA कहेंगे, और प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ये याद रखना, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोशिका का जो रसोई घर है वो क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरित लवक को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। ठीक है,
तो यहाँ पादप कोशिका की बात की गई, क्योंकि हरित लवक आपके पादप कोशिका में देखने को मिलते हैं, ना कि जंतु कोशिका में। तो अब थोड़ा सा लवक के बारे में देख लेते हैं, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में चारों ओर यह बिखरे रहते हैं आकार में। जितने भी आपको कोशिकांग बताए सब कहाँ उपस्थित होते हैं आपके, या तो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होंगे या कोशिका द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब मिला देते हैं तो यही आपका जीव द्रव्य कहलाता, साइटोप्लाज्म जिसे कहेंगे। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। और कहाँ बिखरे होते हैं आपके, कोशिका द्रव्य में। और आकार में कैसे होते हैं, तो अंडाकार, गोलाकार या तस्तरीनुमा होते हैं। डाई शेप इनका होता है। इसके अलावा विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे फीतानुमा, कुंडलाकार, तारानुमा आदि। अब इसकी खोज पूछे तो इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने इसकी खोज की। यह 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हरित लवक, आवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, जैसे पूछ लेगा रंगहीन लवक कौन सा है, और ऑप्शन में आवरणी नहीं देता, इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख करके पूछता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो जो हरित लवक है यह हरे रंग का है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित कहते हैं या पर्ण हरिम कहते हैं। और इसी की सहायता से जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए हरित लवक को क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जिस तरह से मनुष्य का रसोई घर किचन होती है, ठीक है, उसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं हरित लवक के माध्यम से क्या करती हैं, इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है अवर्णीय लवक। नाम से ही स्पष्ट है, अवर्णीय लवक मतलब इसमें कोई वर्णक नहीं है, मतलब ये रंगहीन होता है। और कहाँ पाया जाता, जब इसमें कोई रंग नहीं तो ये पौधे में कहाँ होगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। और ऐसा भाग कौन सा होता है पौधे का, जड़ें। ठीक है, रूट्स में ये देखने को मिलता है। और कुछ भूमिगत तने होते हैं, जैसे आपने बट वृक्ष देखा होगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर पहुँच जाती हैं, तो उनमें भी यही लवक देखने को मिलता है। ठीक, तो ये कैसा होता है आपका, रंगहीन होता है और भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं ये जड़ें। नेक्स्ट है वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, रंगीन। और ज़्यादातर किस रंग का, तो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। और ये पौधे के रंगीन भाग कौन कौन से हैं, जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गई, बीज आदि में ये देखने को मिलते हैं। तो ये लवक हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो एक ही बात है, कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्या ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा कारखाना किसे कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता दिया है, आप देख सकते हैं, या फिर थ्योरी वाली क्लास देखेंगे तो वहाँ सारे कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स आपको करवाए हुए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका की खोज किसने की थी। तो पहले तो हमने केंद्रक बताया था आपको, और केंद्रक के अंदर ही आपकी जो एक रचना देखने को मिलती है वो केंद्रिका कहलाती है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। और आप ये भी बताएंगे कि आपने इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप ये भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।